NCERT क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोग क्लास 4 देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ अ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है व्हाट इज़ द एक्रोनिम विबग्योर। तो द एक्रोनिम विबग्योर स्टैंड्स फॉर वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। रेनबो के जो कलर्स होते हैं उसका एक्रोनिम है विबग्योर। व्हाट इज़ अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो द बैंड ऑफ द कलर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। तो बैंड ऑफ कलर होता है विबग्योर में, है ना, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन ऐसे करके रेड तक, उस बैंड को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स, है ना, विबग्योर में जो स्प्लिट हो जाता है वाइट लाइट, उसको हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं। अगला है रिप्रेजेंट बाय अ डायग्राम द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास वाइट लाइट है, तो यहाँ पर अलग अलग कलर में आप देख सकते हैं डिस्पर्श हो रही है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो ऐसे करके, और फिर जब दोबारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो ये ऐसे बैंड बना लेगा। इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर रेड लाइट सबसे कम बैंड होती है, वायलेट सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर एक ग्लास प्रिज्म, white light spectrum, white light beam, and this is dispersion of the white light by glass prism. अगला है why do we get the spectrum of white light when white light beam is passed through a prism। तो जब white light beam को हम लोग पास करते हैं प्रिज्म से, तो फिर हमें स्पेक्ट्रम क्यों दिखता है? why do we get the spectrum? तो यहाँ देखते हैं different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through a prism। तो देख सकते हैं अलग अलग से बेंड करेगा। विबग्योर ज़्यादा बेंड, मतलब वायलेट ज़्यादा बेंड करेगा, रेड कम बेंड करेगा। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। तो डिफरेंट एंगल से वो बेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट। तो जो रेड लाइट होता है वो लीस्ट बेंड करता है, जबकि जो वायलेट होता है वो मोस्ट, मतलब मोस्ट करता है बेंड। Thus the rays of each color emerge along different paths। तो पाथ अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंट एंगल से वो लोग मतलब रिफ्रैक्ट करते हैं, डिविएशन होता है अलग अलग एंगल से। Thus the ray of each color emerge along different paths and thus become distinct। ठीक है, it is the band of distinct colors that we see in a spectrum। Draw a diagram to show the recombination of the spectrum of white light। यहाँ देखते हैं, तो एक प्रिज्म ऐसे किया और एक प्रिज्म इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले जैसा है, रेड वायलेट, तो रेड और वायलेट स्पेक्ट्रम, और जब दोबारा इन्वर्टेड प्रिज्म से जब ये पास हुए तो देख सकते हैं वापस यहाँ पर रिकम्बाइन हो गए, ठीक है। तो वाइट लाइट हमें मिली थी और वाइट लाइट हमें वापस मतलब वाइट लाइट आई थी, वाइट लाइट हमारे पास वापस मिल गई। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। हमारे पास स्क्रीन है, यहाँ पर वाइट लाइट आ गई, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। नोट में हम लोग देखते हैं एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रिफर्ड टू एज वाइट लाइट। तो सनलाइट जो 7 कंपोनेंट्स कलर में टूट जाता है, तो अगर कोई और लाइट भी इस तरह का स्पेक्ट्रम देती है जैसा सनलाइट देता है, तो उस लाइट को वाइट लाइट कहा जाता है। अगला है इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज फॉर्म्ड। तो रेनबो का कुछ अब हमें फेनोमेनन जानने, ये कैसे होते हैं रिफ्रैक्शन से, कुछ कुछ बातें जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। तो द रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन। तो जहाँ पर सन रहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा रेनबो फॉर्म होता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। अब देखते हैं रेनबो कैसे फॉर्म होता है। रेनबो इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, ठीक है। तो जो सनलाइट का डिस्पर्शन होता है, ठीक है, किससे होता है? तो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, उन छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट से जब डिस्पर्शन होता है सनलाइट का, तो फिर हमें रेनबो दिखता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक स्मॉल प्रिज्म। तो वाटर के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं स्मॉल प्रिज्म की तरह। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? रिफ्रैक्ट करते हैं और डिस्पर्स करते हैं किसको? इंसिडेंट सनलाइट को, ये वाइट लाइट है। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, तो फिर अंदर से इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है,
ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट जैसे क्रिटिकल एंगल होता है और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डायमंड का भी एक एग्जांपल आता है, पर ये एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। तो सबसे पहले यहाँ आया, फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ के फिर से रिफ्रैक्शन हो गया, और यहाँ पर हमें बैंड ऑफ कलर्स दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका डायग्राम भी देखेंगे अभी। तो ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। तो यहाँ पर ये रेन ड्रॉप है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट आई, पहला रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ से ब्रेक हुए कंपोनेंट्स में, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, दोबारा रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर हमें बैंड ऑफ कलर्स मिल जाएंगे, ये रेड ये वायलेट है ना, इनके बीच में और भी कलर्स होंगे, तो रेनबो का ऐसे फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं, वी कैन सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन वी लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड अस। तो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो जब हम लोग सनी डे पे स्काई को देखते हैं किससे, वाटरफॉल या वाटर फाउंटेन से, तो उसके ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और सनलाइट जो वाइट लाइट होती है उसको 7 कलर्स में डिस्पर्स करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और एटमॉस्फेरिक मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर से जो रिफ्रैक्शन होता है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई इज द अपरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व्ड when seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire। तो ऐसा कई बार होता है, जैसे हम लोग जब जनरली जब समोसा या फिर कुछ खाने जाते हैं तो वहाँ पर जो तेल होता है, तो तेल के ऊपर ऐसे बहुत भाप वगैरह होता है, दिखता नहीं, पर वहाँ की एयर से अगर हम लोग सामने के ट्रांसपेरेंट एयर सामने से ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो वो हिलता हुआ नज़र आता है ना, फ्लिकरिंग होता है उसमें, है ना। धुआं जब नहीं उठता है, क्योंकि धुआं उठेंगे तो सामने वाला चीज़ दिखेगा नहीं। जैसे यहाँ पर है, ये बहुत गर्म गर्म तेल है जिसमें कुछ बन रहा है, बन के निकला है, ठीक है। तो जब वो तेल ऐसे रहता है बहुत गर्म गर्म, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एयर है, यहाँ पर एयर है, पर एयर से जब हम लोग देखते हैं तो कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आती है, कोई भी चीज़ आगे होगी, ठीक है। तो इसको फ्लिकरिंग होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे जब फायर होता है तो फायर के ऊपर भी अगर हम लोग देखेंगे, जैसे अगर धुआं निकल रहा है तो फिर नहीं देख पाएंगे, पर अगर धुआं नहीं निकल रहा है तो ऊपर की एयर से हम लोग देख सकते हैं कि जो सामने की चीज़ें वो हिल रही हैं, हल्की हल्की फ्लिकर हो रही हैं, ठीक है, वेवरिंग हो रहा है इसमें। तो ऐसा क्यों होता है। व्हेन सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर, ठीक है, वो हॉट एयर है राइजिंग अबव द फायर, ठीक है, या फिर कढ़ाई के ऊपर भी, गर्म तेल या कोई चीज़ के ऊपर भी। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ देखते हैं, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। तो यहाँ पर जैसे एक फायर है तो यहाँ की एयर ज़्यादा हॉट होगी एज़ कम्पेयर टू द कोल्डर एयर, ठीक है, तो वो हॉटनेस कम होती जाती है फिर। तो द हॉटर एयर इज़ लेस डेंस, वो लाइटर होती है, लेस डेंस होती है देन द कूलर एयर अबव इट, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू कूलर एयर। Since the physical conditions of the refractive medium air are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, एयर का जो फिजिकल कंडीशन होता है वो स्टेशनरी होता है, वो मूव करती रहती है, ठीक है, एयर, और साथ में फिर वहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या अलग अलग है, और फिर जो रिफ्रैक्शन होता है तो जो एक्चुअल पोजीशन होती है, जो अपरेंट पोजीशन होती है, ऐसे करके क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमें हिलते हुए दिखाई देते हैं। तो हम लोग जनरली बोल सकते हैं एक ब्रीफ आंसर में कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि हॉटर एयर और ऊपर जो कोल्डर एयर है या फिर कम हॉट एयर है उनके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आ जाता है, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो क्लास 4 हमने पूरी की, क्लास 5 हम लोग देखेंगे और इसमें कुछ और हम लोग इम्पॉर्टेंट फेनोमेना को स्टडी करेंगे ब्रीफ में कि ऐसा क्यों होता है। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 35 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 36 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगे।